प्रॉपर्टीज़ हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट की, कुछ तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उनको एक बार रिवाइज यहाँ पर कर लेते हैं, और कुछ नई प्रॉपर्टी और उन पे बेस्ड क्वेश्चन आज करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो रिलेटेड है IIT JEE से, क्योंकि हम NCERT वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो ये मेंस एंड एडवांस के लिए है जो भी हम करने जा रहे हैं आज। एक फार्मूला है इकलौता सा हमारे पास, 1 + x होल पावर n, उसी से स्टार्ट करते हैं और उसी का यूज़ होने वाला है पूरी क्लास में आज। 1 + x होल पावर n फार्मूला होता है NC0 + NC1x + NC2x² अप टू डैश 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 NCn x⁴n। फिर NC0 को हम लोग अब शॉर्टकट में अपने कन्वीनियंस के लिए C0 लिखेंगे, NC1 को हम लिखेंगे C1, NC2 को लिखेंगे C2 और NCn को हम क्या लिखेंगे Cn। तो अब हमारा जो फार्मूला है वो बन जाएगा 1 + x होल पावर n C0 + C1x + C2x² अप टू डैश डैश Cn x⁴n। अब हमें पहली प्रॉपर्टी लेनी है सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो हमें C0 + C1 + C2 से लेके Cn तक का सम चाहिए। तो अगर हमें सब का सम चाहिए तो हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 1। जैसे ही x की वैल्यू आप 1 पुट कर दोगे, C0 + C1 + C2 अप टू Cn तक आ जाएगा, और यहाँ 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2⁴n। तो एक फार्मूला हमारा बन गया C0 + C1 + C2 + C3 अप टू डैश डैश Cn। जितने भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं उनका सम 2⁴n होता है। पहला फार्मूला हमारा ये बन जाएगा। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 2⁴n। तो जब भी कभी वो सम पूछेगा, कहेगा कि सम की वैल्यू फाइंड आउट करो बाइनोमियल कोएफिशिएंट की, तो हम x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। इसी में अगर हम x की वैल्यू -1 पुट कर दें तो देखो क्या हो जाएगा। जो फार्मूला हमारे पास है 1 + x, उसमें x की जगह -1 पुट कर दो, तो C0 - C1x। अच्छा, x की वैल्यू तो 1 पुट करें ना, -1, तो C1 तो हट जाएगा, x हट जाएगा। C0 - C1 + C2 - C3, अल्टरनेट प्लस माइनस आता रहेगा। और 1 - 1 क्या होता है, 0। तो C0 अल्टरनेट अगर प्लस माइनस पूछा जाए तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम क्या होता है, 0। सेकेंड फार्मूला बन गया, फार्मूला 1, फार्मूला 2। यहाँ से हमको एक रिजल्ट ये मिल जाएगा कि जितने इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ऑड और इवन, हाँ ऑड और इवन को एक साथ कर लें, तो C0 C2 C4 और C1 C3 और C5 ये सारे के सारे इक्वल होते हैं। तो ये बन गया हमारा नेक्स्ट रिजल्ट। जितने इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं उनको वन साइड रखा, माइनस वाले ऑड वाले को उधर कर दिया, तो इसको भी हम F2 ही बोलेंगे, क्योंकि ये और ये सेम ही वैल्यू दे रहा है ना, इसी से ये निकला हुआ है, बस एक लाइन में उधर भेज दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसमें आधे बाइनोमियल इवन है और आधे ऑड है, तो इसी को अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ कि C2⁴n = इसी को हमने यहाँ पर फिर नोट कर लिया, और जितने इवन वाले हैं वो एक साथ कर लिए और ऑड वाले सारे एक साथ कर लिए, C1 + C3 + C5 ये सारे एक साथ हो गए, क्योंकि सबका सम 2⁴n है और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अगर ये आपस में इक्वल हैं तो इनको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। भाई एक की जगह पे इवन की जगह ऑड रख दो या ऑड की जगह पे इवन रख दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ इवन को इवन ही रहने दे रहा हूँ और ऑड की जगह पे भी मैंने इवन पुट कर दिया।
और इनको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स C0 प्लस C2 प्लस C4 अप टू डैश 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 2 टू द पावर n। देन रिजल्ट हमारा आ जाएगा जितने इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट है उनका सम क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1। बात समझ में आ रही है? 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 टू द पावर n तो था ही, अपॉन में 2 आ गया। और इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होते हैं वो ऑड के इक्वल होते हैं, ये लिखा हुआ है। तो जितने ऑड वाले हैं उनका भी सम क्या हो जाएगा C1 प्लस C3 प्लस C5, ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम भी 2 टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने 4 रिजल्ट पढ़ लिए। जितने इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं उनका सम ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट के इक्वल होता है 2 टू द पावर n माइनस 1, और सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम जो होता है वो 2 टू द पावर n होता है। ये जो C0, C1, C2 है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। C0, C1, C2, C3, Cn, ये सारे के सारे क्या होते हैं आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट। इन्हीं को हम बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। अब आगे की बात करते हैं। ये तो हमारे 4 हो गए कि ये हमें याद होने चाहिए, बहुत इजी से है। जितने इवन है वो ऑड के इक्वल है 2 टू द पावर n माइनस 1, और सारों का सम जो है वो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n। अगर अल्टरनेट प्लस माइनस करते हैं तो वो 0 हो जाता है। अब जरा बात करते हैं आगे की, और आगे जो जेई में पूछे गए हैं क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ है वो। तो एक और हेडिंग लिख लेते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जेई में पूछा गया है कई बार, 1-2 बार नहीं कई बार पूछा गया है। तो इसका रिजल्ट हमें याद रखना है पहली बात तो, और दूसरा ये इसका जो डेरिवेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके डेरिवेशन से कई सारे रिजल्ट बनने वाले हैं। अभी वो अभी मैं सारे डिराइव करता हूँ और वो कई बार पूछे गए हैं जेई मेंस में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहले तो हम फार्मूला लिख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं उनके स्क्वायर का सम जो होता है वो होता है C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर अप टू डैश डैश Cn स्क्वायर। यही तो हो गया ना भाई। अगर उसने कहा था बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम तो फिर हमने सबको प्लस कर दिया था। वो कह रहा उनके स्क्वायर का सम, तो सबको स्क्वायर करके उनको प्लस कर दिया, और इसका रिजल्ट होता है 2n Cn, या फिर 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, और कई बार 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। बात वही है ना, n फैक्टोरियल का मतलब ही हो गया n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको हम 2 मेथड से भी प्रूव करेंगे। एक तो पीएनसी की मदद से प्रूफ करेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की मदद से प्रूफ करेंगे, और एक जो है अपने बाइनोमियल से प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड है जो बहुत इजी है, बाइनोमियल से इसको कंप्लीट करते हैं, प्रूफ करते हैं इसको। तो प्रूफ लिखते हैं फर्स्ट मेथड से, और देखो कैसे समझते हैं, किस तरीके से इसको करेंगे। बाकी भी रिजल्ट है वो अभी दूसरे मेथड से सारे रिजल्ट आएंगे, इससे केवल यही वाला आएगा जो ये हमने ऊपर लिखा हुआ है, C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर से लेके Cn स्क्वायर इक्वल टू 2n Cn।
तो इसका LHS एक बार नोट कर लेते हैं, C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अप टू डैश 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 CN स्क्वायर। ये नोट कर लिया हमने। अब अच्छा ये बताइए कि C0 जो है वो किसके इक्वल होता है? C0 जो होता है वो किसके इक्वल होता है? यहाँ पर लिख देता हूँ CN। हाँ, तो C0 जो है वो CN के इक्वल होता है। C1 जो होता है वो CN माइनस 1 के इक्वल होता है। C2 जो होता है वो CN माइनस 2 के इक्वल होता है। किस फॉर्मूले से ये कर रहे हैं हम लोग? NCR इक्वल टू NCN माइनस R। n माइनस r। हाँ, तो ये हो गया C0 इंटू C0, C1 को लिख दिया C1 इंटू C1, C2 इंटू C2 अप टू डैश डैश CN इंटू CN। अब जरा देखना है, एक C0 की जगह मैं यहाँ पर CN रखने जा रहा हूँ। एक को तो C1 रखूँगा और एक C1 की जगह पे CN माइनस 1, फिर एक C2 और एक C2 की जगह पे N माइनस 2, और एक CN और एक CN की जगह पे CN माइनस 2। एक तो मैंने यहाँ पर ये काम कर लिया। अब जरा समझना यहाँ पर क्या करूँगा, इसके बाद ही रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आपको देना है, किस तरीके से हम करेंगे। फाइंड द, इसी में है ये क्वेश्चन, इसी डेरिवेशन में ही क्वेश्चन है ये। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट n पर्सन। सर उधर CN 0 होगा ना लास्ट में। ओके ओके, यहाँ पर हम इसको C0 बोल देते हैं ना। यस सर, C0। C0 होगा, बिल्कुल सही है। तो n पर्सन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट n पर्सन आउट ऑफ n मेंस एंड n वुमेन। बताओ ये कैसे करेंगे? ये हम लोगों ने बहुत किया हुआ है कि अगर हमें नंबर ऑफ वेज चाहिए सेलेक्ट करने के n पर्सन के आउट ऑफ n मैन और n वुमेन है, तो इसका क्या रिजल्ट होगा, क्या फॉर्मूला होगा इसका? अरे भाई, हमें जो है n पर्सन सेलेक्ट करने हैं और टोटल n मैन है और n वुमेन है, तो टोटल हो जाएंगे 2n, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 2n हो जाएंगे। और 2n में से हमें कितने पर्सन को सेलेक्ट करना है? n पर्सन को। 2n। हाँ, तो आउट ऑफ 2n पर्सन, आउट ऑफ 2n पर्सन टू सेलेक्ट n पर्सन, ये हो जाएगा 2NCN। इसको बोलेंगे कि ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। ये तो हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड कर लिया कि 2n में से n को सेलेक्ट कर लिया। देखो इसका RHS यही लिखा हुआ है 2NCN, ये लिखा हुआ है ना 2NCN, ये लिखा है 2n में से n को सेलेक्ट कर लिया होगा तो 2NCN। अब जरा LHS में आते हैं, जो हम लोग लेके चल रहे थे। इसको करने का जो मेथड था, एक तो ये था कि हमारे पास टोटल 2n पर्सन थे, उसमें से n पर्सन को सेलेक्ट कर लिया। अब जरा एक मेथड और देखते हैं कि क्या ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते थे क्या? ये मैन लिख दिया और ये वुमेन लिख दिया, जो कमिटी वाले क्वेश्चन होते थे, क्योंकि इसमें कोई ऐसा तो दिया नहीं कि कितने होने ज़रूरी है। हमें तो n लेने हैं, तो हम मैन को 0 ले लेते हैं, वुमेन को n ले लेते हैं। क्या ऐसा सिलेक्शन हो सकता है कि हमने मैन में 0 सेलेक्ट कर लिया, एन वुमेन में n को सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने मैन में 1 ले लिया, इसमें n माइनस 1 ले लिया, इसमें 2 ले लिया, इसमें n माइनस 2 ले लिया, और लास्ट में चलते चलते यहाँ पर n सारे मैन ले लिए और वुमेन 0 ले लिए। तो अगर मैं पूछूं कि पहले वाले को अगर जब हमने सेलेक्ट किया था तो इसका क्या रहा होगा? इसका रहा होगा NC0, n में से n मैन थे और n वुमेन थी, n मैन और n ही वुमेन थी, तो n में से 0 लिया और n में से n ले लिया। तो इसी को तो लिख सकते हो C0CN। फिर जरा दूसरे वाले को क्या लिख सकते हो? NC1 NCN माइनस 1, तो इसी को तो लिख सकते हो C1CN माइनस 1। सिमिलरली सेकेंड वाले के बाद थर्ड वाले को
NC2 NCN-2, तो इसको लिख सकते हैं C2 और Cn-2। लास्ट वाले को क्या लिख सकते हैं NCn और NC0, तो Cn इंटू C0। अब जरा बताओ इनको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि प्लस करना पड़ेगा, एंड रूल होगा कि और रूल आएगा? तो यहाँ पर तो और आएगा, क्योंकि हम इसको प्लस कर सकते हैं ना, ये हो सकता है और ये हो सकता है और ये हो सकता है, और सब में ऑप्शनल है। और इन दोनों में मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ये भी लेना था एंड ये भी लेना था, ये मैन इतने सेलेक्ट करने थे एंड वुमेन, तो इनलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ था। तो अब बस इन्हीं सबको अगर हम देखें तो क्या होगा, आउट ऑफ 2n person to select n person इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C0 Cn, C1 Cn-1, C2 Cn-2 अप टू डैश डैश Cn C0। क्या ये भी सिलेक्शन का वही सेम मेथड है? और Cn C0 है, ये Cn C0 है। तो ये वाला जो है, ये भी इक्वेशन 1 को देखो और इक्वेशन 2 को देखो, तो क्या ये दोनों एक ही को रिप्रेजेंट कर रहा है? आउट ऑफ 2n person टू सेलेक्ट n person, दोनों के लिए सेम है, तो इसलिए कंपेयर कर देंगे 1 और 2 को, तो हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो जो हमारा डेरिवेशन था वो आ गया कि C0 Cn, C1 Cn-1, C2 Cn-2 up to dash 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 Cn C0 इक्वल टू 2n Cn। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, C0 इंटू C0, तो C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर अप टू डैश डैश Cn स्क्वायर इक्वल टू 2n Cn। और इसी को 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल लिख सकते हो, या फिर 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बताइए इसमें किसको कहाँ पर डाउट है, कि क्लियर है बात? ये जो फर्स्ट मेथड है जो हमने PNC से किया, इसमें किसी कोई डाउट है क्या? क्लियर सर। ओके, तो चलिए ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, कि हमने क्या किया, जो हमारे पास टोटल 2n थे उनमें से n को सेलेक्ट कर लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप जब जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें कई सारे में ये मिलेगा आपको रिजल्ट 2n Cn का, कई बार पूछा गया है, तो इसलिए इसको याद कर लेना है बिल्कुल। अब जरा इसी से रिलेटेड और भी है, लेकिन पहले मैं इसको एक दूसरे मेथड से भी प्रूव करके आपको दिखाता हूँ। वो मेथड हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे और भी बहुत सारे रिजल्ट बनने वाले हैं जो जेई के प्रीवियस ईयर का पार्ट रहे हैं। तो लिख लेते हैं सेकेंड मेथड। तो देखिए सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, हमारे पास एक इकलौता फार्मूला ये है बाइनोमियल का जो सबको याद है, 1 + x इक्वल टू C0 + C1x + C2x स्क्वायर अप टू डैश 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 Cnx टू द पावर n। ओके, ये सबको रिजल्ट याद है। इसी को मैं रिवर्स करके लिख देता हूँ जरा, x + 1 की होल पावर n। तो देखो ये तो 1 + x की होल पावर n था, अब यहाँ पर ये a + b की होल पावर n बन जाएगा। a + b की होल पावर n क्या होता है, C0 NC0 a टू द पावर n और इंटू b टू द पावर 0, फिर NC1 a टू द पावर n-1 b टू द पावर 1, तो ये 1 की पावर 1, फिर NC2 फर्स्ट वाले की पावर n-2, सेकेंड वाले का स्क्वायर। बार बार 1 को लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, पावर 0 करो, 1 ही आने वाला है। और ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर n-n। तो इसको मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ,
एक्स प्लस वन की होल पावर एन बनेगा सी जीरो एक्स की पावर एन, सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन, सी टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, अप टू डैश डैश सी एन एक्स टू द पावर ज़ीरो। और एक्स की पावर ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन हमारी सेकेंड हो गई। ओके, अब देखते हैं क्या करेंगे इसमें। सर हाँ जी बोलिए सर। बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ, बोलिए। सर वन प्लस एक्स टू द पावर एन और एक्स प्लस वन टू द पावर सेम नहीं होते? हाँ बिल्कुल होते हैं, किसने बोला नहीं होते। हाँ सर वही। तो ये दोनों सेम ही लिखे हुए हैं, एक बार ध्यान से देखो, दोनों सेम ही दिखाई देंगे तुम्हें। देखो मैं सेम कराता हूँ। देखो ये क्या लिखा है, सी एन एक्स की पावर एन, ये भी तो सी एन एक्स की पावर एन लिखा है। और इधर देखो ये सी एन लिखा है और ये सी जीरो लिखा है। सी एन और सी जीरो इक्वल होते हैं। उसी इक्वेशन को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों ही सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें इन दोनों को अलग अलग ऐसे ज़रूरत थी, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा हुआ। ओके, अब चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सी जीरो स्क्वायर चाहिए, सी वन स्क्वायर चाहिए, सी टू स्क्वायर चाहिए। तो सी जीरो का सी जीरो में ही मल्टीप्लाई होगा, तभी स्क्वायर आएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन वन एंड टू, वन और टू दोनों सेम इक्वेशन है, लेकिन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वन प्लस एक्स की होल पावर टू एन आ जाएगा, क्योंकि बेस सेम है। वन प्लस एक्स दोनों को ऐड करेंगे तो एन प्लस एन टू एन हो जाएगा। अब जरा इन दोनों को फिर से एक बार मैं अलग अलग लिख देता हूँ। सी वन एक्स सी टू एक्स स्क्वायर अप टू डैश डैश सी एन एक्स टू द पावर एन मल्टीप्लाइड बाई सी जीरो एक्स टू द पावर एन सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन सी टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू अप टू डैश 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 सी एन। अब जरा यहाँ पर, अब थोड़ा यहाँ दिमाग लगाना है आपको, समझिएगा क्या करेंगे। हमें सी जीरो का स्क्वायर चाहिए, तो सी जीरो का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इसी फर्स्ट वाले के साथ होगा। सी जीरो इंटू एक्स की पावर एन, तो इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो सी जीरो स्क्वायर एक्स की पावर एन आ गया। फिर सी वन का सी वन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सी वन स्क्वायर आएगा और एक्स की पावर अभी भी क्या आएगी, यहाँ पर पावर एन माइनस वन है तो यहाँ पर एक्स की पावर वन है, तो सी वन स्क्वायर इंटू एक्स की पावर एन आएगा। फिर सी टू का सी टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो सी टू स्क्वायर आएगा और एक्स की पावर, एक मिनट, सी वन का किया है तो ये यहाँ पर क्या आ रहा है, सी जीरो सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो अब यहाँ पर कितना आएगा, अच्छा हाँ, टू से टू कट हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन आ जाएगा। और जरा सी एन का सी एन में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सी एन स्क्वायर आएगा और एक्स टू द पावर एन आएगा। इस तरीके से सब में एक्स की पावर एन कॉमन आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि सी जीरो का आपने सी जीरो में ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्या बाकियों में मल्टीप्लाई नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, अभी हम उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। हमें सिर्फ हमारे क्वेश्चन का पार्ट ढूंढना था कि सी जीरो स्क्वायर सी वन स्क्वायर सी टू स्क्वायर, इसलिए हमने सारे वही वाले टर्म अभी ढूंढे। अभी सी जीरो का सी वन में भी होगा, सी जीरो का सी टू में भी होगा, सी जीरो का सी थ्री में भी होगा, सब में होगा। और इसमें एक जनरल टर्म भी आएगा, उसको भी बीच में कहीं रख देता हूँ, और वो हो जाएगा सी आर एक्स टू द पावर, जब यहाँ सी आर है यहाँ एक्स टू द पावर आर, और बीच में यहाँ भी सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर, जनरल टर्म बीच में आ जाएगा। तो ज़रा देखना कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले हमने एक्स की पावर एन वाले सारे कलेक्ट किए, तो आ गया सी जीरो स्क्वायर सी वन स्क्वायर सी टू स्क्वायर से लेके सी एन स्क्वायर। फिर एक्स की पावर एन माइनस वन वाले ढूंढने जा रहे हैं। अब जरा एक्स की पावर एन माइनस वन वाले को देखते हैं कौन कौन से, जरा देखना समझना यहाँ पर फिर से। सी जीरो का जब हमने मल्टीप्लाई किया सी वन में, इस सी जीरो का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं सी वन में,
तो क्या मिलेगा C0 C1 x की पावर n माइनस वन। अब C1 का किस में करोगे, तो C1 का करोगे C2 में, तो C1 C2 x की पावर n माइनस वन, C2 C3, ऐसे करके जनरलाइज करके एक और सीरीज बन जाएगी। फिर तीसरी सीरीज और ढूंढते हैं, x की पावर क्या n माइनस टू की सीरीज नहीं मिलेगी। जब C0 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, C0 का मल्टीप्लाई जब होगा किसके साथ, C0 C2 के साथ, तो x की पावर n माइनस टू मिल जाएगा। ये देखो ढूंढो, C0 का मल्टीप्लाई C2 के साथ, C0 C2 x टू द पावर n माइनस टू, मतलब दो दो की गैपिंग। पहले एक भी गैपिंग नहीं थी, फिर एक एक की गैपिंग हुई, ये देखो एक एक की गैपिंग हो रही, अब दो दो की गैपिंग, C0 C2 का C4 के साथ, C4 का C6 के साथ। इस तरीके से जनरलाइज करके बहुत सारे इनफाइनाइट टर्म मिलेंगे, क्योंकि हमें n के बारे में आइडिया ही नहीं ना, तो हम नहीं बोल सकते कि कितने टर्म मिलेंगे, क्या पता n की वैल्यू क्या है। n बहुत बड़ा नंबर होगा तो बहुत सारे x की पावर n माइनस टू, एक्स की पावर n माइनस थ्री, एक्स की पावर n माइनस फोर, एक और मिलेगा। इसको जनरलाइज कर लेता हूँ मैं, प्लस प्लस करके बहुत सारे टर्म मिलेंगे। एक x टू द पावर n माइनस आर का भी टर्म मिलेगा, वो कौन सा होगा बताओ। जैसे यहाँ पे देखो n माइनस टू था तो यहाँ 2 आया है, फिर यहाँ 4 आया है, फिर यहाँ 6 आया है, तो C0 के साथ क्या आएगा, CR, C1 CR प्लस 1 आएगा, C2 CR प्लस 2। एक बार ये भी जेई के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, ये वाली सीरीज पूरी की पूरी, ये सीरीज कि इसका सम क्या होगा। तो देखो सर, हाँ जी बताइए। सर वो x टू पावर n माइनस टू वाले में, हाँ जी, सर उसमें C1 अच्छा C3 वैसे नहीं ओके आएगा। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, C0 C2 आया है पहले, फिर ये C2 गलत लिख दिया, ये यहाँ पर क्या आएगा, C1 के साथ आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। C0 का आपने किया है C2 के साथ, तो x की पावर n माइनस टू आया है। अब C0 के बाद C1 तो बचा रह गया ना, तो C1 का किसके साथ होगा, C3 के साथ। C0 का मल्टीप्लाई हमने किसके साथ किया, C0 C2, फिर C1 का C3, फिर C2 का किसके साथ होगा, C2 C4 C4, सर C2 C4 बिल्कुल सही है, ये आ जाएगा। C4 सर। तो अब ये समझ में आ गई बात की है सारे n माइनस आर तक। अब जरा देखो यहाँ पर जो सीरीज लिखी है, जो यहाँ पर सीरीज लिखी है 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n, इसको भी जरा ओपन कर देता हूँ मैं कि ये क्या होगा। 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n को जरा ओपन करो, यहीं पर ओपन करते हैं क्या आएगी, तो आएगी 2n C0 प्लस 2n C1 इंटू एक्स प्लस 2n C2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2n C3 इंटू एक्स क्यूब अप टू डैश 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 2n CR x टू द पावर r। और आगे ऐसे ही चलते चले जाएंगे, 2n C2n x टू द पावर 2n, ऐसे ही तो बनेगा ये। बोलिए यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है, इसमें भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना है। यहाँ पर हो गया 2n C0 2n C1 इंटू एक्स 2n C2 इंटू एक्स स्क्वायर, और लास्ट में हो जाएगा 2n C2n x टू द पावर 2n। तो अब जरा बताओ यहाँ पर x की पावर n को अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा। x की पावर n को कंपेयर करते हैं यहाँ पर, पहले तो क्या मिलेगा, x की पावर n को कंपेयर करो बोथ साइड से, 2n Cn, तो ये बन गया कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n।
x to the power n minus 1, x to the power n minus 2 up to डैश डैश x to the power n minus r। सबके कंपेयर करके सबके रिजल्ट बना देते हैं एक साथ। तो देखो x की पावर n यहाँ पर आएगा। अब बताओ x की पावर n का कोफिशिएंट इधर क्या होगा? अगर हम इसको ओपन करेंगे तो x की पावर n का कोफिशिएंट क्या आने वाला है? 2nCn आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अप टू डैश डैश Cn स्क्वायर इक्वल टू 2nCn। ये पहला रिजल्ट हमारा आ गया। फिर x की पावर n माइनस 1 को देख लेते हैं। दूसरा रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा? C0 C1 C1 C2 C2 C3 अप टू डैश डैश। इसका क्या हो जाएगा? 2nC। बताओ भाई इसका क्या होगा? अरे n माइनस 1 रिजल्ट है तो n माइनस 1, जैसे x की पावर n माइनस 1 के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिया तो ये बन गया। जैसे x की पावर n को किया था तो 2nCn बना, तो ये बन गया 2nCn माइनस 1 का रिजल्ट। फिर तीसरा वाला क्या होगा? C0 C2 C1 C3 C2 C4, ये रिजल्ट बन जाएगा। Cn माइनस 2, अगर लास्ट चाहिए तो ये भी बन जाएगा Cn माइनस 2 Cn। ये बन जाएगा x की पावर n माइनस 2 के रिजल्ट। जब इसको इक्वेट कर देंगे x की पावर n माइनस 2 को। ये सारे अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, ये रिजल्ट हमें याद रखने हैं और डिराइव करने तो आने ही चाहिए। मान लिया हमें याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये फर्स्ट वाला तो हमें याद होना चाहिए, क्योंकि ये बाइनोमियल, जैसे हम बाइनोमियल को कोफिशिएंट का सम याद रखते हैं वैसे उनके स्क्वायर का सम भी हमें याद कर लेना है। 2nCn। x की पावर r n माइनस आर के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? जब हम x की पावर n माइनस आर को करेंगे तो C0 CR C1 CR प्लस 1 C2 CR प्लस 2 टू डैश डैश Cn माइनस आर CR 2nCn माइनस आर। ये भी एक बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, सेम रिजल्ट। तो ये भी लिख लेते हैं 2nCn माइनस आर। तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम और उनके एक एक करके प्रोडक्ट का जो है वो सम। अब बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? किसी को रिवाइज करना है इसमें कि बात क्लियर है ये सारी? क्योंकि अभी हम फिर अल्टरनेट प्लस माइनस का रिजल्ट बनाने जा रहे हैं कि जैसे हमने सबके स्क्वायर का सम किया वैसे ही अगर प्लस में हो पहला, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, तो फिर उसके लिए क्या हो? चलिए तो अगला रिजल्ट लिखते हैं फिर। हो गया यहाँ तक सभी का? यस सर। नेक्स्ट रिजल्ट है, इसी से रिलेटेड है, लेकिन जैसे वहाँ पर हमने प्लस के लिए लिया था अब हम माइनस के लिए ले रहे हैं। तो नेक्स्ट रिजल्ट करके लिख लेते हैं। और ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया, इम्पॉर्टेंट है।
इसमें क्या है, अल्टरनेट प्लस माइनस होंगे, C0 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस C3 स्क्वायर अप टू डैश डैश प्लस -1 टू द पावर n Cn स्क्वायर। इसके दो रिजल्ट आते हैं। फर्स्ट में वैल्यू 0 है इफ़ n इज़ ऑड, अगर n ऑड है तो वैल्यू 0 होगी, और अगर n इवन है तो -1 टू द पावर n/2 n फैक्टोरियल, बल्कि इसको पहले फैक्टोरियल के टर्म में लिख लेते हैं, NCn/2 ऐसे लिख लेते हैं, NCn/2। इसी को जब सॉल्व किया तो -1 टू द पावर n/2 n फैक्टोरियल अपॉन n/2 फैक्टोरियल और इंटू n/2 फैक्टोरियल। इसी को ओपन कर दिया तो ये आ गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको अभी हम डिराइव करेंगे, बल्कि आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने प्लस का किया था तो प्लस माइनस बिल्कुल सेम है। बस ये ध्यान रखना है कि माइनस और प्लस दोनों कैसे लेके आए, क्या करना चाहिए, कौन बताएगा, बताओ, कि हमें जो है प्लस माइनस लेके आना है। देखो स्क्वायर तो करना ही करना है, तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि C0 स्क्वायर तभी आएगा जब दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन प्लस माइनस कैसे लेके आएंगे? सर 1 माइनस एक्स टी पावर n वाला ले लें। हाँ बिल्कुल सही है। ये n ऑड के लिए था और ये लिख लेंगे यहाँ पर n जो है वो इवन के लिए, इफ n इज इवन, NCn/2 अलग। हाँ तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, क्योंकि हमें अल्टरनेट प्लस माइनस लेके आना है, तो एक को प्लस ले लेते हैं और एक को माइनस ले लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे। तो चलिए एक ले लेते हैं x+1 की होल पावर n, जो कि था C0x टू द पावर n, C1x टू द पावर n-1, C2x टू द पावर n-2 अप टू डैश डैश Cn x टू द पावर n-n 0 हो जाएगा, और एक 1 माइनस एक्स की पावर n ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, C0 माइनस C1x प्लस C2x स्क्वायर माइनस C3x क्यूब अप टू डैश डैश -1 टू द पावर n Cn x टू द पावर n। ये हमने यहाँ पर ले लिया। अब इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे ही आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर जो जो LHS है उसमें क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर n। ये हमने 1 लेट कर लिया, इसको 2 लेट कर लिया, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, तो ये बन गया a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखते हैं, पहले एक बार नोट कर देता हूँ, वैसे डायरेक्ट दिख रहा है लेकिन फिर भी चलिए एक लाइन नोट कर देते हैं। अभी हमने सेम ऐसे ही किया हुआ है, ये Cn और C0 माइनस C1x प्लस C2x स्क्वायर अप टू डैश डैश -1 टू द पावर n Cn x टू द पावर n। हमें चाहिए C0 स्क्वायर, तो C0 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, C0 के साथ, C1 का C1 के साथ, C2 का C2 के साथ, और सब में x की पावर n मिल जाएगा हमको। तो देखिए इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x की पावर n C0 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस C3 स्क्वायर प्लस C4 स्क्वायर, और ये सारे के सारे, बाकी भी बहुत सारे टर्म मिलेंगे लेकिन उनसे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अल्टरनेट प्लस माइनस ही टर्म चाहिए और कोई इक्वेशन नहीं चाहिए। बना सकते हैं बहुत सारी, लेकिन अगर हमें यही प्रूव करना है, सिर्फ यही हमारा है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, x की पावर n के कोफिशिएंट को इक्वेट करना पड़ेगा। भाई ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये x की पावर n का कोफिशिएंट है, यही तो लिखा है, x की पावर n के मल्टीप्लाई में ये लिखा हुआ है।
तो इधर भी अगर हम यहाँ से भी ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर एन है, अगर इसमें भी हम एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट निकाल लें, दोनों को इक्वेट करा देंगे, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए उसमें एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे। अब इसमें डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसको हम अभी यहाँ पर निकाल के देखते हैं कैसे निकालेंगे। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर एन। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है जनरल टर्म का फॉर्मूला? एन सी आर फर्स्ट वाले की होल पावर एन माइनस आर और सेकेंड वाले की होल पावर आर। तो ये बन जाएगा एन सी आर माइनस 1 टू द पावर आर और एक्स टू द पावर 2 आर। और हमें क्या चाहिए? एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट चाहिए। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो एक्स की पावर एन चाहिए, तो यहाँ पर एक्स की पावर 2n लिखा हुआ है। तो जैसे वो कहता था ना कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 निकालो, तो हम एक्स की पावर सारी एक साथ इक्वेट करते थे और फिर उसको 3 के इक्वल कर देते थे। जब यहाँ पर एक्स की पावर एन का चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो 2r है उसको किसकी इक्वल कर देंगे? n के। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी? n/2। जैसे वो कहता था ना इंडिपेंडेंट टर्म बताओ, तो हम x की पावर जो सारी कलेक्ट करके 0 की इक्वल कर देते थे। वो कहता था कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 बताओ, तो हम सारी इक्वेट करके 12 की इक्वल कर देते थे। वैसे ही सेम है ये, x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए तो हमने x की पावर n की इक्वल कर दिया यहाँ पे। अब ये जो r की वैल्यू n/2 है, इसको यहाँ पुट कर देते हैं, यही इसी में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आएगा देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ, जरा यहाँ पुट कर देता हूँ r की जगह पे n/2, तो tn/2 प्लस 1 ncn/2, और ये 1 की पावर का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो माइनस 1 की पावर n/2 और x टू द पावर n। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n कौन सा हुआ जो x की पावर n के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है? तो वो है ncn/2 माइनस 1 की पावर n/2। और यही हमको ऊपर लेके भी आना है, ncn/2 माइनस 1 की पावर n/2। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ncn/2 माइनस 1 की पावर n/2, जो इवन के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा ना कि अगर n की वैल्यू इवन हो तो ये लिखा है माइनस 1 की पावर n/2 और ncn/2। तो फिर ऑड के लिए 0 कैसे आया, वो भी अभी बात करते हैं कि कैसे आया होगा। पहले यहाँ तक आप नोट करें जल्दी से और बताएं इसमें कोई प्रॉब्लम है तो लिख लेते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन बोथ साइड। LHS और RHS दोनों में कंपेयर कर देते हैं। तो C0 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस C3 स्क्वायर, और इसी तरह अल्टरनेट प्लस माइनस में होगा तो ये वैल्यू आ गई ncn/2 माइनस 1 टू द पावर n/2। अब ये तो वैल्यू आ गई, लेकिन अब इसमें इन्होंने बोला है कि ये इवन के लिए ऑड के लिए अलग अलग बोला है। तो यहाँ चेक करके देख लेते हैं कि ऑड के लिए 0 क्यों हो गई। कोई बताएगा क्यों हो गई ऑड के लिए 0? थोड़ा सा सोचो तो समझ में आ जाएगा कि 0 क्यों हो गई। सर टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे सारे के सारे? ओके, और कुछ, और किसी का कोई जवाब? देखो एक यहाँ पर ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जैसे इसको ओपन करोगे आप तो n फैक्टोरियल आएगा, n माइनस n/2 का फैक्टोरियल आएगा,
और n/2 का फैक्टोरियल आएगा और -1 की पावर n/2। n अगर ऑड है तो सपोज कर लिया n की वैल्यू 3 है, ऑड का मतलब n की वैल्यू 3 हो गई। जैसे ही आप इस फार्मूले में रखोगे तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, 3/2 का फैक्टोरियल आ जाएगा और 3/2 का फैक्टोरियल आ जाएगा और -1 की पावर 3/2। 3/2 का फैक्टोरियल क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये हमने पहले दिन बात की थी, जब हमने फैक्टोरियल पढ़ा था तब बात की हुई थी हम लोगों ने कि जो फैक्टोरियल होते हैं अगर फ्रैक्शन में हो गए तो क्या होगी वैल्यू उसकी, तो वो वैल्यू जो है जीरो। अनडिफाइंड हो जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाएगा। क्योंकि 3/2 बाहर निकालोगे फिर 1/2 आ जाएगा, फिर 1/2 बाहर निकालोगे माइनस का नंबर आने लगेगा। जैसे ही निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल निकालना स्टार्ट करोगे वो हमेशा इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो अपॉन में क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो अगर अपॉन में इन्फिनिटी आ गया, अनडिफाइंड आ गया, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ऐसे भी समझ सकते हैं और वो भी सही है इनकी बात। अभी हम एक एन ऑड के लिए क्वेश्चन भी अभी हम देंगे तो उसमें भी दिमाग लगाना नहीं है। तो लिख लेंगे कि अगर ऑड हो गया तो ज़ीरो हो गया, अगर ऑड हो गया एन इज़ ऑड तो ये ज़ीरो, और अगर एन की वैल्यू इवन है तो इवन है तो सब 2 से मल्टीपल हो जाएंगे, 2 से कट हो जाएंगे, तो एन फैक्टोरियल यानी एन सी एन बाई टू हो जाएगा, एन सी एन बाई टू और -1 टू द पावर n/2। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा ऑड के लिए और इवन के लिए, दोनों के लिए। अब बताइए इसमें कहीं पर कुछ किसी को डाउट है तो बोलिए। चलिए क्वेश्चन मैं देता हूँ, ज़रा इसका आंसर आप बताइए। ये भी कभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन। इफ 1 + x की होल पावर n इक्वल टू c0 + c1x c2x², ये इन्होंने फार्मूला दे दिया। अक्सर ये फार्मूला वो दे देते हैं। n being a odd number, n जो है वो ऑड नंबर है, देन c1² + c3² + c5² अप टू डैश डैश cn², इसकी वैल्यू पूछिए क्या होगी। 2 to the power 2n minus 2, 2 to the power n, 2n factorial upon 2 times, 2n factorial upon 2 times n factorial का होल स्क्वायर और 2n cn। ये कुछ इस टाइप से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
नहीं समझ में आ रहा बच्चों? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ रहा है। 2n तो अभी हम लोगों ने डिराइव किया था ना कि 2n तो अभी था कि जब सारे के सारे टर्म होते हैं, C0 भी होता है, C1 भी होता है, C2 भी होता है, C3 भी होता है, सारे के सारे होते हैं, तब उसका आंसर 2n होता है। चलिए मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर ऐसे समझेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, ये जो n दिया हुआ है उसने बोला है कि n जो है वो ऑड होना चाहिए। तो अगर n ऑड है तो टोटल टर्म जो मिलेंगे वो इवन मिलेंगे, या तो 2 मिलेंगे, या तो 4 मिलेंगे, या तो 6 मिलेंगे। मतलब पेयर वाइज वो सारे के सारे बन जाएंगे। जैसे मान लो n की वैल्यू तुमने 3 ले लिया तो टोटल 4 टर्म मिलेंगे। n की वैल्यू अगर आपने 3 ले लिया, जैसे 1 + x का होल क्यूब ले लिया, ऐसे एग्जाम्पल लेके भी हम इसको चेक कर सकते थे 3, 5 लेके। तो ये सब की कहानी के चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ता। अगर हम n की वैल्यू 3 ले लें, 5 ले लें, तो ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। लेकिन चलो हम n के लिए भी चेक करते हैं। इतना आइडिया हो गया कि n की पावर अगर इवन है तो ऑड नंबर ऑफ टर्म मिलते हैं, और यहाँ n की वैल्यू ऑड है तो इवन मिलेंगे। इवन का मतलब या तो 2 मिलेंगे, या तो 4, या तो 6। तो सब पेयर वाइज बन जाएंगे, पेयर में सारे के सारे बन जाएंगे। और हमको ये भी पता है कि जो C0 होता है वो किसके इक्वल होता है। C0 जो होता है वो Cn के इक्वल होता है, C1 Cn-1 के इक्वल होता है, C2 Cn-2 के इक्वल होता है। तो ऐसे ही हमारे पास जो फार्मूला है वो C0 + C1 + C2 स्क्वायर + C3 स्क्वायर अप टू डैश डैश Cn स्क्वायर, और इसके पहले Cn-1 का स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गई थी 2n अब इसी में से पेयर बना लो सबके, देख लो। C0 जो है वो Cn के इक्वल हो जाएगा, तो ये C0 और ये Cn एक साथ, ये C1 और ये Cn-1 एक साथ, C2 Cn-2, C3 Cn-3, ये सब पेयर वाइज इक्वल हो जाएंगे तो 2 टाइम्स आ जाएंगे। तो C0 स्क्वायर + C1 स्क्वायर, एक मिनट, C0 को तो हमने ले लिया यहाँ पर, तो ये आ जाएगा C1 स्क्वायर + C3 स्क्वायर + C5 स्क्वायर ना। और ये हो गया Cn स्क्वायर, और ये हो गया 2nCn। तो हमें तो ये चाहिए C1 स्क्वायर + C3 स्क्वायर + C5 स्क्वायर अब टू Cn स्क्वायर। तो ये हाफ हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। तो सो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। बताइए इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है बच्चों? चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं।
इसी बाइनोमियल कोफिशिएंट पे बेस जो जे के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। C0 प्लस C1 अपॉन C0, C1 प्लस C2 अपॉन C1, C2 प्लस C3 अपॉन C2 अप टू डैश 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 मल्टीप्लाई में है सारे। Cn माइनस वन प्लस Cn अपॉन Cn माइनस वन, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? n to the power n upon n factorial, n minus 1 to the power n upon n factorial, n plus 1 to the power n upon n factorial। चलिए इसको आप दिमाग लगाइए कैसे करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा ना, इसका पहले आपको जनरल टर्म ढूंढना पड़ेगा जो कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये लिखा है ना कि 0 से लेके ये है जनरल टर्म, इसका ये हो गया जनरल टर्म। इसी को देख के हमें क्या करना है, पहली बात तो सारे प्रोडक्ट में है तो ये सिग्मा का केस तो हो नहीं सकता, ये पाई का केस है। एक बात यहाँ पर क्लियर है कि एक नंबर C0 है तो उससे एक आगे के बात करनी है, और जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही अपॉन में आएगा। जैसे C1 यहाँ तो C1 यहाँ पर, C2 यहाँ पर तो C2 यहाँ पर, Cn माइनस वन तो Cn माइनस वन, और एक अगर नंबर है तो उसके आगे वाला दूसरा नंबर है। तो हम इसका जनरल टर्म क्या ऐसे लिख सकते हैं, ज़रा देखना, CR लिख लेते हैं प्लस CR प्लस 1 लिख सकते हैं, अपॉन नीचे भी CR। ये देखो, क्या इसको देख के जनरल टर्म ये बन सकता है क्या? R माइनस वन भी बना सकते हो, Yes, R sir. माइनस वन प्लस CR Yes, sir. अपॉन CR माइनस, वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में से कोई भी कर लो। और यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, पाई
और आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही, जीरो से लेकर कहाँ तक स्टार्ट करेंगे हम, जीरो से लेके n-1 तक। देखो ना यहाँ जीरो है, फिर 1 आया, फिर 2 आया, और कहाँ तक गए, n-1 तक। तो C0 C1 C2 से लेके Cn-1 तक। अब जरा देखो क्या हमने ये जो पाई करके इसको लिखा है, इससे यही मिलेगा क्या। पहले आर की वैल्यू यहाँ ज़ीरो रखो, तो जब ज़ीरो रखोगे तो C0 प्लस C1 अपॉन C0 ये मिला। पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट। फिर जरा 1 रख के देखो, C1 प्लस C2 अपॉन C1। फिर देखो 2 रख के, C2 प्लस C3 अपॉन C2। लास्ट वाला n-1 रख के देखो, Cn-1 Cn अपॉन Cn-। तो हम इतने पार्ट की जगह पे क्या हम ये रख सकते थे, तो बिल्कुल रख सकते हैं। और अब यहाँ पर किसकी याद आनी चाहिए हमें, ये तुम्हें बताना है कि यहाँ पर दोनों को देख के हमें कौन से फार्मूले की याद आनी चाहिए। NCR लिखा हुआ है और एक उसके आगे का R+1 लिखा हुआ है। क्या ऐसा कोई फार्मूला हमने पढ़ा था कि दो C के टर्म हो, प्लस हो रहे हो और दोनों कंसेक्यूटिव हो। एक अगर NCR है तो दूसरा NCR+1 है। इसका कोई रिजल्ट हमें याद है क्या। NCR सर n+1 CR। n+1 CR नहीं, वो तो होता था पास्कल थ्योरम में, जब NCR और NCR-1 होता था तब होगा। यहाँ पर क्या होता है कि अगर n दोनों में सेम है तो n में एक ऐड कर देते हैं और r जो है, जो बड़ा वाला है वो ले लेते हैं। तो n+1 C सर ये फिर से बता दो एक बार R+1। स्टार्टिंग से। ये ऊपर वाली वैल्यू जो ये पाई के टर्म में लिखी हुई है, हाँ सर। हमने क्या किया है कि 0 1 2 3 को हमने ले लिया कि CR है। जैसे पहला वाला टर्म देखो, पहले C0 है, C0 प्लस C1 है, फिर दूसरे में C1 C2 है, C2 C3 है, फिर Cn-1 Cn है। तो हम देख रहे हैं कि R की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक जा रही है। तो हमने इसको जनरलाइज कर लिया, इसको लिख दिया CR प्लस CR+1 और अपॉन में CR। और R की वैल्यू हमें कैसे पता चली, R की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही। अगर हमें इस सीरीज़ को देखना है और पहला टर्म बनाना है तो R की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी हमें, 0। देखो यहाँ पे 0 रखोगे तो C0 मिलेगा प्लस C1 मिलेगा अपॉन C0 मिलेगा। देखो फर्स्ट वाला टर्म ये मिल जाएगा, ये वाला। जैसे ही हम यहाँ पर फर्स्ट वाले सर वो पाई है सर। सर आगे समझ लो। ओके, ये R की वैल्यू 0 के लिए, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, और ये R की वैल्यू n-1 के लिए। और पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, जैसे सिग्मा का मतलब समेशन। यस सर आगे आगे। तो पाई का मतलब हो गया प्रोडक्ट। और यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, इस जगह पे हमने यूज़ किया पास्कल थ्योरम। पास्कल थ्योरम क्या थी, NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू n+1 CR। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है थ्योरम ये। इससे रिलेटेड भी जेईई में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। n दोनों में सेम होना चाहिए, r में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। n दोनों में सेम है तो एक ऐड हो जाता है, और r और r-1 में जो बड़ा है वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे n और n थे तो n+1 हो गया। r और r+1 में r+1 बड़ा है तो r+1 आ गया। तो n+1 CR+1 ऊपर की वैल्यू आ गई, न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई। तो अब जरा क्वेश्चन को फिर नोट कर लेते हैं। पाई r इक्वल टू 0 टू n-1, न्यूमरेटर को हमने लिखा आ गया n+1 CR+1 अपॉन में NCR हो गया। इसी को ओपन करना है तुम्हें, इसको सॉल्व करके और फिर वैल्यू पुट कर देनी, आर की वैल्यू 0 से लेके सारी वैल्यूज। तो जरा यहाँ पे सॉल्व करिए, आप लोग खुद से करिए, हो जाएगा। NCR का फॉर्म सर n+1 अपॉन r+1। कितना आ रहा है, n+1 अपॉन r+1। हाँ बिल्कुल सही है, यही आएगा। r+1 n+1 का फैक्टोरियल अपॉन r+1 का फैक्टोरियल।
और अपॉन में क्या आ जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। ये कट हो गया, पाई आर इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, n प्लस 1 और n में से n प्लस 1 को बाहर निकाल देंगे तो n फैक्टोरियल आ जाएगा और r प्लस 1 को बाहर निकाल दोगे तो r फैक्टोरियल आ जाएगा और यहाँ पर n फैक्टोरियल और यहाँ पर r फैक्टोरियल। ये कट हो जाएंगे दोनों। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 n प्लस 1 अपॉन r प्लस 1। अब हमें तो r की वैल्यू 0 से लेके n माइनस 1 तक पुट करनी है, तो जरा पुट करो। जब r की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, n प्लस 1 अपॉन 1 मिलेगा। फिर जरा r की वैल्यू 1 पुट करो तो n प्लस 1 अपॉन 2 मिलेगा। फिर 3 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, ऊपर तो n प्लस 1 ही मिलेगा, अपॉन में वैल्यू चेंज होती जाएगी। लास्ट में जब n माइनस 1 पुट करेंगे तो n प्लस 1 अपॉन n आ जाएगा। 1 2 3 का प्रोडक्ट हो रहा है n तक और ऊपर जो है वो n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1 जो है वो कितने टाइम तक आ रहा है, n माइनस 1 टाइम तक कि n टाइम तक। सर n टाइम। n टाइम्स तक आ रहा, सीधी बात है, 0 से स्टार्ट हो रहा ना। अगर 1 से होता तो n माइनस 1 टाइम तक होता। तो ये n प्लस 1 की पावर n हो गई और 1 2 3 को हम n तक प्रोडक्ट में n फैक्टोरियल लिख लेते हैं, तो n प्लस 1 टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। चलिए तो आज इतना ही करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे फिर हम लोग। ओके, इतना आप लोग याद करें, फिर अभी आगे और भी बायनोमियल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ अभी और करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले टर्न पे। ओके।